नमस्कार दोस्तों। लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइल्ड कस्टडी केस के बारे में। बहुत सारे माता पिता हैं, पति पत्नी हैं, जिनके आपस में झगड़े चलते हैं। 498 का केस चलता है, मेंटेनेंस का केस चलता है, डाइवोर्स का केस चलता है। लेकिन इसके साथ ही जो बच्चे की कस्टडी है वो किसे चाहिए, किसे मिलनी चाहिए, इस पर भी पति पत्नी में झगड़ा होता है। हालांकि बच्चे को माता पिता दोनों का प्यार चाहिए, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है। पत्नी चाहती है कि वो पति से अलग रहे या पति को डाइवोर्स दे दे और बच्चा पत्नी के पास रहे। पति चाहता है कि अगर पत्नी अलग होती है तो बच्चा पति के पास रहे, उसका चिराग है, उसके वंश को आगे बढ़ाएगा। तो ऐसे में चाइल्ड कस्टडी का केस दोनों माता पिता के लिए एक मजबूरी बन जाता है और बच्चे के लिए अत्याचार यानी कि एक यातना बन जाता है। उसे इस उम्र में पता ही नहीं है कि झगड़ा पति पत्नी या माता पिता क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा तो दोनों से प्यार करता है और दोनों के साथ ही रहना चाहता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइल्ड कस्टडी केस में जो भी स्टेजेस आती हैं, केस की शुरुआत से लेकर केस के अंत तक कौन कौन सी स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं, क्या प्रोसीजर है, ये सभी हम चाइल्ड कस्टडी केस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपने अंत तक ज़रूर देखना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, चाइल्ड कस्टडी के केस में क्या स्टेजेस हैं उसे समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाइल्ड कस्टडी केस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक प्रिंसिपल है, जो कि है वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे का सर्वोत्तम हित किसके पास है। पति पत्नी दोनों चाहते हैं कि उन्हें बच्चा मिले, क्योंकि कोई भी बच्चे को दूसरे को नहीं देना चाहता। उसी को ही कस्टडी मिले, उसी को ही विजिटेशन राइट्स मिले, दूसरे को कुछ भी ना मिले। लेकिन ऐसा नहीं है। कोर्ट को पता है कि पति पत्नी माता पिता का झगड़ा है और ऐसे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो दोनों की नहीं है बल्कि बच्चे की है। बच्चे का डिसीजन होना है, बच्चे को किसके पास रखना है, किसको विजिटेशन राइट्स देने हैं। ये कोर्ट जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड है उसके बेसिस पर तय करती है या डिसाइड करती है। किसकी कितनी आमदनी है, किसके कितने लिंक्स हैं, या किसकी कितनी पावर है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, ये सभी चीज़ें बाद में आती हैं। तो सबसे पहले आएगा बच्चे का इंटरेस्ट। उसके हिसाब से मैं आपको जो हमारे चाइल्ड कस्टडी के जितने भी प्रोसेस है, स्टेजेस हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, चाइल्ड कस्टडी के केस में जो लिटिगेशन शुरू होती है वो है फाइलिंग ऑफ द पिटीशन से। देखिए, जब भी अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, पति बच्चे को लेकर के चला जाता है और पत्नी को बच्चे की कस्टडी चाहिए, पत्नी चाहती है कि बच्चा उसके पास आए, तो ऐसे में पत्नी को या माँ को अपने बच्चे की कस्टडी लेने के लिए चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करना होगा। यहीं इसके उलट अगर माँ ने बच्चे को अपने पास रख लिया है लेकिन पिता चाहता है कि बच्चे की कस्टडी उसे मिले क्योंकि वो ज़्यादा लायक है, वो बच्चे की परवरिश अच्छी तरह कर सकता है, तो ऐसे में पिता को चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर चाइल्ड कस्टडी का केस जब फाइल किया जाता है वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि कहाँ केस को फाइल किया जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बारे में पता ही नहीं है, वो केस को फाइल कर देते हैं और बाद में जाकर के साल 1.5 साल बाद जाकर के जब दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शन लगाती है और तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने सही जगह पर केस फाइल नहीं किया है, उन्हें अपने केस को या तो विड्रॉ करना पड़ता है या कोर्ट केस को डिसमिस कर देती है। तो ऐसे में ये पता होना चाहिए कि चाइल्ड कस्टडी का केस कहाँ फाइल होगा। देखिए, ये केस फाइल होगा उसी जगह पर जहाँ पर बच्चा रह रहा है। अगर बच्चा पिता के पास है तो माँ को जिस जगह पर पिता और बच्चा रह रहे हैं वहाँ जाकर के केस फाइल करना पड़ेगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक पिता है जो कि दिल्ली में रह रहा है और एक माँ है जो कि हरियाणा में रह रही है। जो बच्चा है वो माँ के पास हरियाणा में है, लेकिन पिता चाहता है
कि बच्चे की कस्टडी उसे मिले। और यही गलती पिता करता है कि पिता दिल्ली में क्योंकि वो रहता है तो वहीं पर ही चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल कर देता है। केस चल जाता है, शुरू हो जाता है। कोर्ट पत्नी को नोटिस भेजती है हरियाणा में। पत्नी नोटिस पर अपीयर हो जाती है, रिप्लाई दे देती है, या रिप्लाई से पहले पत्नी एप्लीकेशन लगा देती है। 6 महीने निकल गए नोटिस में, 6 महीने साल के अंदर जो है वो रिप्लाई की जगह एक और एप्लीकेशन लगा देती है कि ये केस तो मेंटेनेबल ही नहीं है। पति हैरान कि ऐसे कैसे मेंटेनेबल नहीं है, मैंने तो केस सही डाला है, कोर्ट ने इसको एडमिट भी कर लिया है। देखिए, कोर्ट कई बार इनिशियल स्टेज पर कुछ भी नहीं करती है, कोर्ट वेट करती है कि दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शन ले। तो ऐसे में अगर पत्नी ने ऑब्जेक्शन ले लिया कि पति ने सही जगह पर केस फाइल नहीं किया, जो सही जगह पर केस फाइल होना बनता है क्योंकि बच्चा हरियाणा में अपनी माँ के साथ रह रहा है, तो वहाँ पर ही केस फाइल करना पड़ेगा। हरियाणा के जिस भी डिस्ट्रिक्ट में वो रह रहे हैं तो वहाँ जा कर के फैमिली कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। तो इसी ग्राउंड पर पति का दिल्ली वाला केस या तो डिसमिस किया जाएगा या पति को उसको विड्रॉ करके दोबारा से हरियाणा में आकर के केस फाइल करना पड़ेगा। और यही है एग्जाम्पल पत्नी के साथ भी, ऐसे ही पत्नी भी करती है। पति और बच्चा कहीं और रह रहे हैं, पत्नी अपनी जगह पर केस फाइल कर देती है। बाद में पत्नी को एहसास होता है या पता लगता है कि ये तो गलत हो गया है, तो उसे केस विड्रॉ करना पड़ता है और फिर दोबारा से केस फाइल करना पड़ता है। तो ध्यान रखिए कि जब भी चाइल्ड कस्टडी की पिटीशन फाइल करनी है, केस फाइल करना है, तो ये उसी जगह फाइल होगा जहाँ पर बच्चा उस समय रह रहा है। देखिए, अब आते हैं अगली स्टेज के ऊपर कि अब जब केस फाइल हो गया, सही जगह पर हो गया, उसके बाद कोर्ट जो है दूसरी पार्टी को नोटिस भेजेगी कि ऐसे ऐसे चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल किया गया है और आपको फलाना फलाना डेट पर आने का नोटिस दिया जाता है। ये कोर्ट की तरफ से ऑफिशियल नोटिस होता है और इसके साथ पिटीशन की कॉपी भी लगाई जाती है। दोस्तों, इसके बाद आती है अगली स्टेज कि जो भी अपोजिट पार्टी है, चाहे पिता है या माँ है, वो केस के संबंध के हिसाब से, केस के नोटिस के हिसाब से कोर्ट में अपीयर होंगे और साथ में प्रेयर करेंगे कि उन्होंने केस को कंटेस्ट करना है, वो अपना रिप्लाई सबमिट करना चाहते हैं। तो ऐसे में कोर्ट उन्हें समय देगी कि वो एक एडवोकेट को एंगेज करें और अपना रिप्लाई तैयार करके कोर्ट में सबमिट करें। देखिए, यहाँ बताना ज़रूरी है कि जब भी चाइल्ड कस्टडी केस में पिटीशन फाइल की जाएगी तो जिसके द्वारा भी की जाएगी वो उस केस में मेंशन करेगा कि किस तरह से वो चाइल्ड कस्टडी के लिए लायक है, उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरह बच्चे का ध्यान रख सकता है, उसके पास सोशल सिक्योरिटी है, वो इमोशनल जो है बेनिफिट बच्चे को दे सकता है। तो हर तरह की चीज़ें वो अपने एडवांटेज में बताएंगे कि इसलिए बच्चे का वेलफेयर उसके पास है जो पिटिशनर है और बच्चे की कस्टडी उसी को देनी चाहिए। और वो दूसरे के लिए लिखेंगे, अपोजिट पार्टी के लिए लिखेंगे कि अपोजिट पार्टी ने ये किया, बच्चे को ध्यान नहीं रखा, बच्चे को मेंटेन नहीं किया, बच्चे को इमोशनली उसने वीक कर दिया या बच्चे के लिए लापरवाह था। कई तरह के इंस्टेंसेस या कई तरह के एलिगेशन लगाए जाएंगे जिससे कि साबित हो कि अपोजिट पार्टी बच्चे की कस्टडी के लिए सही नहीं है और इसलिए उसे बच्चे की कस्टडी नहीं मिलनी चाहिए। जब दूसरी पार्टी इसमें रिप्लाई फाइल करेगी तो वो अपना पक्ष रखेगी, वो अपनी डिफेंस रखेगी कि क्यों बच्चा उसके पास रहना चाहिए या उसे मिलना चाहिए और क्यों जो पिटिशनर है उसकी क्या गलतियां हैं, वो किस तरह से बच्चा का ध्यान नहीं रखती है या रखता है और किस लिए बच्चा उसे नहीं देना चाहिए। तो ये सब एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन जो पिटीशन है और जो रिप्लाई है उसमें दिए जाते हैं, लेकिन फोकस हमेशा वही होता है बच्चे का वेलफेयर जो कि सबसे ऊपर है, बेस्ट इंटरेस्ट, बेस्ट वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। देखिए, जब केस में रिप्लाई आ जाता है तो उसके बाद यदि किसी भी तरह की कोई इंटरिम एप्लीकेशन है तो उसे डिसाइड किया जाता है। देखिए, इंटरिम एप्लीकेशन केस के दौरान भी फाइल की जा सकती है और जो पिटीशन है, मेन पिटीशन, मेन केस है, उसके साथ भी फाइल की जा सकती है। अब इंटरिम एप्लीकेशन ज़्यादातर चाइल्ड कस्टडी केस में जो चाइल्ड विजिटेशन राइट्स हैं उसके लिए होती है, या इंटरिम कस्टडी के लिए भी इंटरिम एप्लीकेशन लगाई जाती है। यदि इस तरह की कोई भी इंटरिम एप्लीकेशन है तो जब दूसरी पार्टी रिप्लाई दे देगी उसके बाद ऐसी एप्लीकेशंस को डिसाइड किया जाएगा। और याद रखें कि जब भी इंटरिम एप्लीकेशन आएगी तो दूसरी पार्टी को भी मौका मिलेगा कि वो उसका रिप्लाई दे, यानी कि इंटरिम एप्लीकेशन का रिप्लाई,
चाहे वो इंटरिम कस्टडी के लिए हो, चाहे इंटरिम विजिटेशन राइट्स के लिए हो। इंटरिम विजिटेशन राइट्स के बारे में आपको बता दूं कि जिसके पास भी बच्चे की कस्टडी नहीं है उसके द्वारा वो इंटरिम विजिटेशन राइट्स की एप्लीकेशन फाइल की जाती है। और मोस्टली केसेस में मैं कहूँगा कि 99.9% केसेस में जो इंटरिम विजिटेशन राइट्स की एप्लीकेशन है वो अलाउ कर दी जाती है कि बच्चे से मिलने दिया जाए। अब ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि बच्चे से महीने में कितनी बारी मिलना है, कितने घंटे मिलना है, कहाँ मिलना है। हालांकि पार्टीज भी डिसाइड कर सकती हैं अगर वो इतनी मेच्योर हैं, लेकिन अगर दोनों में अभी भी डिस्प्यूट है, दोनों बच्चे को लेकर के बहुत ही इनसिक्योर हैं, तो ऐसे में कोर्ट अपना डिसीजन देगी कि जो टाइमिंग्स हैं, जो प्लेस ऑफ विजिटेशन है वो कहाँ पर होगी। इसी तरह यदि बच्चे की बीच में छुट्टियां आती हैं तो ऐसे में इंटरिम कस्टडी के लिए भी एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। इसी तरह डे टू डे यदि कोई मोबाइल पे बात करना चाहता है, व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं, उसके लिए भी एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है, जिसे कोर्ट ऑन मेरिट्स डिसाइड करेगी। दोस्तों इसके बाद आती है अगली स्टेज जो कि है मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन। देखिए ये जो स्टेज है ये केस की शुरुआत में भी हो सकती है और केस के दौरान किसी भी समय जब कोर्ट को लगता है कि पार्टीज आपस में बैठ के कुछ मसले को सॉल्व कर सकती हैं तब भी हो सकती है। देखिए शुरुआत में कब, देखिए जब जो पिटीशन फाइल की जाती है चाइल्ड कस्टडी की, अगर वो जब फाइल हो जाती है और दूसरी पार्टी अपीयर हो जाती है तो उसके बाद कोर्ट दोनों पार्टीज़ को सलाह देती हैं कि वो दोनों मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन में जाएं, वहाँ पर जाकर के मीडिएटर के सामने अपनी बात रखें, ताकि अगर किसी भी तरह की कोई गलत फहमी है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ के चांसेस हैं, कोई गिले शिकवे हैं, वो दूर हो सकें, परिवार टूटने से बच सके और बच्चे को दोनों माता पिता का प्यार मिल सके। अगर ऐसा होता है और मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन सक्सेसफुल हो जाता है तो केस उसी स्टेज पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मीडिएशन कॉन्सिलिएशन फेल हो जाती है, तो केस आगे चलेगा और कोर्ट ऑन मेरिट्स केस को डिसाइड करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एक बारी मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन फेल हो गई तो दोबारा उसे उसमें नहीं भेजा जाएगा। अगर पार्टीज चाहती हैं कि उनमें किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ की गुंजाइश हैं, दोनों माता पिता पति पत्नी राज़ी हैं केस को मीडिएशन में भेजने के लिए, तो वो दोबारा से कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि उनके केस को मध्यस्थता और काउंसलिंग में भेजा जाए, ताकि किसी तरह का कोई पॉजिटिव रिजल्ट आए और केस को पहले ही ख़त्म कर दिया जाए आपसी सहमति से। दोस्तों अगर केस में समझौता नहीं होता है तो उसके बाद आती है हमारी अगली स्टेज जो कि एविडेंस की स्टेज या कहें कि ट्रायल की स्टेज। इस केस में पति पत्नी या माता पिता अपने अपनी गवाहियाँ, अपने अपने सबूत कोर्ट के सामने रखते हैं। सबसे पहले जिसने केस फाइल किया है उसकी बारी आएगी, तो उसे कहेंगे हम पिटिशनर एविडेंस या प्लेंटिव एविडेंस, जिसमें कि जो भी पिटिशनर है वो अपनी गवाही के साथ साथ जो और कोई गवाह है उनकी भी गवाही करा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कोर्ट के सामने रख सकते हैं, किसी रिश्तेदार की गवाही करा सकते हैं, किसी ऑफिशियल की गवाही करा सकते हैं। उनका पर्पज़ ये होगा कि बच्चे का वेलफेयर उनके पास है, इस तरह की गवाही वो कराएंगे। उनके पास सफिशेंट इनकम है, उनके पास सोशल सिक्योरिटी है, वो बच्चे को इमोशनली ठीक तरह रख सकते हैं, बच्चा उनके पास सिक्योर रहेगा। ये सभी चीज़ें वो एविडेंस में साबित करने की कोशिश करेंगे और दूसरी पार्टी के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन्हें एविडेंस के तौर पर कोर्ट के सामने लेकर आएंगे। दोस्तों यहाँ पर जब पिटिशनर की एविडेंस होगी या जो अपने एविडेंस वो करा रहे होंगे तो सबसे पहले होगा एग्जामिनेशन इन चीफ, और उसके बाद जो दूसरी पार्टी है उसके एडवोकेट को मौका मिलेगा कि वो जो पिटिशनर के एविडेंस हैं या गवाह हैं उनको क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके और अपनी डिफेंस, अपने पॉइंट्स कोर्ट के सामने थ्रू कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द पिटिशनर एविडेंस वो रख सकें। जब पिटिशनर के एविडेंस पूरा हो जाएगा, उसको 3-4 मौके दिए जाएंगे, वो क्लोज हो जाएगा, उसके बाद मौका दिया जाएगा डिफेंस को, यानी कि रिस्पोंडेंट के एविडेंस को। ये अभी भी ट्रायल की स्टेज ही चल रही है, तो इसमें अब दूसरी पार्टी अपने पक्ष के गवाह और सबूत कोर्ट के सामने पेश करेगी बाय वे ऑफ एफिडेविट, अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जैसा कि पहली पार्टी ने किया था। और इस स्टेज पर जो पहली पार्टी है उसके एडवोकेट को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका मिलेगा। दोस्तों यही वो स्टेज है जहां पर केस का फेट डिसाइड होता है। जो भी पार्टी अपने केस के रिगार्डिंग एविडेंस, अपने केस के रिगार्डिंग विटनेसेस कोर्ट में सही तरीके से पेश कर देते हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन में
किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने देते हैं तो उसका केस जीतने के लायक होगा, यानी कि वो केस को जीत जाएगा, चाहे वो माँ हो या पिता हो, पत्नी हो या पति हो। दोस्तों, जब दोनों ही पार्टीज़ के एविडेंस कोर्ट फाइल में आ जाते हैं, यानी कि दोनों ने अपनी अपनी गवाहियाँ करवा दी हैं, उसके बाद एविडेंस को क्लोज कर दिया है, तो उसके बाद हम अगली स्टेज पर आ जाते हैं, वो है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया कि एविडेंस की स्टेज पर जो जिसके पास बच्चे की कस्टडी है वो बच्चे की भी एविडेंस करा सकता है। ऐसे में ज़्यादातर आपके माइंड में यही डाउट होगा कि बच्चा जिसके पास होगा वो उसी के पक्ष में एविडेंस देगा, क्योंकि उसे पढ़ाया लिखाया जाएगा, ट्यूटर किया जाएगा। तो ये सभी बातें कोर्ट समझती हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही कोर्ट जो बच्चे की एविडेंस है उसे इम्पोर्टेंस देती है। कितनी इम्पोर्टेंस देती है, ये कोर्ट का जुडिशियल माइंड है। लेकिन उनको सब पता है कि किस तरह से बच्चे को ट्यूटर किया जा सकता है, किस तरह से उसको इन्फ्लुएंस करके उससे एविडेंस ली जा सकती है। ऐसे में कोर्ट की ये एक प्रोरोगेटिव है, उनका एक राइट है कि वो केस के किसी भी स्टेज पर बच्चे से खुद भी इंटरेक्शन कर सकते हैं, अपने चैम्बर में ले जा करके इंटरेक्शन कर सकते हैं। पति पत्नी माता पिता को बाहर छोड़ करके बच्चे से अलग अकेले में भी इंटरेक्शन कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर वो केस में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, जब दोनों ही पार्टीज़ के एविडेंस केस फाइल पर आ जाएंगे, उसके बाद बारी आती है अंतिम बहस की, यानी कि फाइनल आर्ग्यूमेंट्स की। दोनों पक्ष के वकील अपने अपने कानूनी प्रोविजंस, अपने अपनी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो एविडेंस में आई हैं, उसको कोर्ट के सामने रखते हैं बहस के रूप में, और साथ में तर्क भी देते हैं कि किसके पास आर्थिक स्थिरता है, कौन इमोशनली बच्चे को ठीक तरह रख सकता है, कौन उसकी परवरिश ठीक तरह कर सकता है, किसके पास बच्चे का वेलफेयर ज़्यादा है। इस तरह से दोनों वकील अपने अपने क्लाइंट का पक्ष रखते हैं और बहस करते हैं। इसके साथ ही दोनों एडवोकेट्स अपने अपने पक्ष की जो जजमेंट्स हैं वो भी कोर्ट को देते हैं, ताकि कोर्ट केस के फैक्ट्स और एविडेंस के बेस पर जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं उनका सहारा लेकर के केस को उनके पक्ष में करे। दोस्तों, जब दोनों बहस हो जाती हैं, उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट उसी डेट पर अपना ऑर्डर सुनाए। कोर्ट एक अगली डेट भी दे सकती है, क्योंकि केस फाइल को पढ़ना है, एविडेंस को पढ़ना है, आर्ग्यूमेंट्स को समझना है। तो ऐसे में कोर्ट कस्टडी ऑर्डर के लिए या फाइनल जजमेंट के लिए अलग डेट भी दे सकती है, और जब वो डेट आएगी उस डेट पर कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन प्रोनाउंस करेगी, कोर्ट में करेगी, और इस टाइम पर जो परमानेंट कस्टडी है बच्चे की उसको डिसाइड किया जाएगा। क्योंकि अभी तक तो यदि किसी के पास इंटरिम कस्टडी है वो डिसाइड हुई है, किसी के पास विजिटेशन राइट्स हैं वो डिसाइड हुए हैं, लेकिन अब क्योंकि केस को फाइनली डिसाइड होना है तो स्थायी कस्टडी यानी कि परमानेंट कस्टडी को डिफाइन किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा कि अल्टीमेटली बच्चा किसके पास रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस। और जो बच्चे के विजिटेशन राइट्स हैं जो कि पहले इंटरिम एप्लीकेशन के दौरान दिए थे, उसे भी कोर्ट फाइनलाइज कर सकती है, उसे कम ज़्यादा भी कर सकती है। ये कोर्ट का अपना राइट है ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स जो कि कोर्ट फाइल पर आए हैं। इसके अलावा यदि कोर्ट को लगता है कि बच्चे को जॉइंट कस्टडी चाहिए तो कोर्ट जॉइंट कस्टडी की जजमेंट भी प्रोनाउंस कर सकती है। तो दोस्तों, ये था पूरा का पूरा केस स्ट्रक्चर, जो केस के स्टेजेस थे, प्रोसेस थे, स्टेजेस थी, जो कि चाइल्ड कस्टडी केस में फॉलो की जाती हैं, कंप्लेंट डालने से लेकर के फाइनल कस्टडी ऑर्डर आने तक। दोस्तों, इसके बाद यदि माता या पिता में से कोई भी उस डिसीजन से एग्री नहीं करते हैं तो ऐसे में वो उसकी मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या उसकी अपील भी फाइल कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन तभी हो सकती है जबकि कोई सर्कमस्टेंशियल चेंजेस हों, किसी स्थिति में बदलाव आया हो, जैसे कि पिता की नौकरी चली गई है या अब पिता का प्रमोशन हो गया, ज़्यादा नौकरी जो है पैसे बढ़ गए हैं उसमें, तो ऐसे में जो ऑर्डर है उसको मॉडिफाई करने की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। यदि माँ के द्वारा दूसरी शादी कर ली गई है या बच्चे की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बच्चे का वेलफेयर सही नहीं हो रहा है, तब भी जो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन है वो लगाई जा सकती है। इसके अलावा अपील का जो रास्ता है वो दोनों के पास ही है। जो भी जिसको भी लगता है, जो भी एग्रीव्ड है उस ऑर्डर से, तो वो अगली कोर्ट में जा कर के उसकी अपील फाइल कर सकता है। तो दोस्तों, ये था पूरा स्ट्रक्चर, सभी स्टेजेस चाइल्ड कस्टडी केस की, जो कि इंडियन कोर्ट्स में फॉलो की जाती हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है आपके माइंड में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।